ठीक, तो मुआविया के समय में जो खलीफा का पद है वो पैतृक हो गया। और अगला फिर इसी का पुत्र यजीद, उसका युद्ध होता है हुसैन के साथ में, और हुसैन की हत्या करने वाला, या फिर करबला में जो नरसंहार हुआ है, आप कह सकते हैं सीधा वंशज तो नहीं है, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति बचे हैं उनकी ब्लड लाइन के, मोहम्मद साहब की ब्लड लाइन के, उनकी हत्या कर दी गई यजीद के द्वारा। तो इनकी बड़ी यजीदों की, या फिर सॉरी, यजीद की बड़ी निंदा करी जाती है इस्लामिक जगत में। ठीक, तो इस प्रकार यजीद खलीफा बनता है। और फिर एक नया वंश आता है, उमैया वंश। उमैया वंश का उमैया वंश का अंतिम जो खलीफा हुआ है वो मारवान द्वितीय हुआ। और मारवान द्वितीय की हत्या करके अब्बासियों ने अपनी ये सत्ता स्थापित करी है। और 750 ईस्वी में जो जब्त का युद्ध हुआ है, यहाँ पर ये स्थिति बनती है कि अब जो शासन है, या जो इस्लामिक जगत का नेतृत्व है, वो उमैयों से छीन करके अब्बासियों ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, उमैया वंश, पहला जो इसका खलीफा है अबू बकर, सुन्नियों के अनुसार। और शियाओं के अनुसार जो क्रम इनका शुरू होता है, या जो वंशावली शुरू होती है खलीफाओं की, वो कहाँ से शुरू हुई है? अली अली के कालखंड से, चौथे खलीफा के कालखंड से। अंतिम कौन है? मारवान द्वितीय। ठीक, तो इस्लामिक जगत में एक बड़ा तख्तापलट हो चुका है। और अब्बासियों ने शिया, वो ईरानियों का सहयोग भी लिया इसमें। तो इस तख्ता पलट में स्वयं शियाओं ने और ईरानियों ने भी अब्बासियों का सहयोग किया है। नेक्स्ट है फिर उसका, अब शियाओं ने क्यों सहयोग किया, इस बात को समझेंगे। क्योंकि शिया जिनको अधिक मानते थे, चाहे हुसैन हो चाहे अली हो, मोहम्मद साहब के ये जो नवासे थे, पोते थे उनको, तो उनकी हत्या करने वाला जो वंश था उमैया वंश, उसको अपदस्थ करने या उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने अब्बासियों से गठजोड़ किया है। और ईरान आज भी शिया वंश का जो शिया हैं, ईरान में आज भी शिया लोग अधिक रहते हैं, शिया समुदाय के लोग रहते हैं। तो उस दौर में ये एक तख्ता पलट हुआ था जिसमें शियाओं और ईरानियों ने अब्बासियों का सहयोग किया था। नेक्स्ट है आपका अब्बासी खलीफा। अब्बासी खलीफाओं का कालखंड रहा है 749 या फिर 750 से लेकर के 842 ईस्वी तक। तो आप देखेंगे इस्लामिक जगत में सर्वाधिक समय तक जिनका शासन रहा, लगभग 500 वर्षों तक का, वो अब्बासी खलीफाओं का रहा है। और लगभग लगभग 33 इन्होंने शासक दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो 33 शासकों ने लगभग 500 वर्षों तक का शासन किया। संस्थापक कौन थे जिसने ये तख्ता पलट का नेतृत्व किया है? वो थे अबुल अब्बास सफ़ाह। और इनका कालखंड है 749 से लेकर के 54 ईस्वी तक। 800 सॉरी 749 से लेकर के 754 ईस्वी तक इन्होंने राजधानी परिवर्तित करी, और अब बगदाद इस समय इस्लामिक जगत की राजधानी बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है एक बार बताइए? कहीं कोई डाउट लग रहा है तो दोबारा से चीजों को देखेंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में
चलिए ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक का सारी चीजें क्लियर है। दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे तो पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत पर अरब आक्रमणकारी। तो अब जिस प्रकार हमने बात कर ली है पूर्व में, एक इसका बैकग्राउंड हमने देख लिया है कि किस प्रकार इस्लाम का उदय हुआ अरब के क्षेत्र में, किन परिस्थितियों में इस्लाम उदित होता है, और किस प्रकार फिर धीरे धीरे धार्मिक स्वरूप, उसका शुरू में धार्मिक स्वरूप था। शुरुआत के चार खलीफा, पवित्र खलीफा, या उन्होंने धर्म के क्षेत्र में अधिक कार्य किया। बाद में उसमें राजनीति का प्रवेश होता है, और फिर एक साम्राज्यवाद की ओर को इस्लाम चल पड़ता है, और धीरे धीरे पूरे विश्व भर में उसका विस्तार होने लगता है। तो यही जो हवा है वो भारत की ओर को भी चलती है, और भारत पर अब जो आक्रमण होगा वह, यही जो शुरुआती अरबी लोग हैं वो भारत में आक्रमण करेंगे। और इनका नेतृत्व इस समय जो व्यक्ति कर रहा था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण पहला अरब आक्रमण नहीं था। ठीक है, इससे पूर्व में भी कुछ शासक आक्रमण के प्रयास करते आए थे, मगर उनको सफलता नहीं मिली थी। ठीक। तो फैक्ट क्या है कि पहला जो अरब आक्रमण भारत में सफलतम आक्रमण माना जाता है, उसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। हालांकि इससे पूर्व में भी आक्रमण हुए हैं। ठीक। तो अरब आक्रमणकारी कासिम से पूर्व भी भारत में आते रहे। ठीक। और इस समय खलीफा उमर के कालखंड में लगभग 636 ईस्वी में बंबई या थाने वाला जो क्षेत्र है वहां पर असफल आक्रमण का पहला इस्लामी प्रमाण, या फिर पहला इस्लामी आक्रमण का प्रमाण हमको मिलता है। तो 636 ईस्वी खलीफा है उमर, और अरब से आक्रमण हुआ है भारत पर। भारत के किस हिस्से में? बंबई वाले हिस्से में आक्रमण हुआ है, क्योंकि समुद्र से लगता हुआ इलाका है, पश्चिमी क्षेत्र है। लेकिन ये आक्रमण विफल हो जाता है। ठीक। उसके बाद आप देखेंगे इस आक्रमण की विफलता का कारण क्या था। अरबी जहाज अब फिर बात आती है मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक। ये पहला जो कुछ आक्रमण थे ये विफल हो गए हैं 636 ईस्वी में। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, और इस समय इस आक्रमण की पृष्ठभूमि को हम लोग अब देख रहे हैं। अरब से एक जहाज श्रीलंका श्रीलंका के रास्ते से, या श्रीलंका से होता हुआ इराक की तरफ को जा रहा था। एक अरबी जहाज श्रीलंका से होता हुआ इराक की तरफ को जा रहा था। और उसी क्षेत्र में ये जब पूरा अपना रूट तय कर रहा था, तो देवल, यानी जो भारत के सिंध वाले इलाके, यानी सिंध का जो बंदरगाह था उससे लगता हुआ इलाका है, वहां पर लुटेरों ने इसको लूट लिया। इसके लिए थोड़ा सा अगर आप भारत का मैप देखेंगे, मैं हल्का सा यहाँ प्रतीक बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आप समझिए, ये आपका अरब है, इधर आपका श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर होगा। यहाँ से आ रहा है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, और यही आपका ये सिंध वाला इलाका है। तो इस तरीके से ये यहाँ से जहाज आपका भारत की ओर को बढ़ रहा है। और ये जहाज आया, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? देवल है। तो देवल से होता हुआ ये जहाज समुद्री मार्ग से इसको श्रीलंका जाना था, अरब से निकला। यहाँ सिंध का एक क्षेत्र है देवल। देवल में या देवल बंदरगाह पर इसको लुटेरों ने लूट लिया। और फिर यहाँ पर जो अरबी उस समय उमर है, उमर ने एक लेटर या पत्राचार किया। किसके साथ में? ये जो देवल या सिंध क्षेत्र का भारतीय राजा है जिसका नाम दाहिर था, दाहिर से पत्र व्यवहार हुआ कि भाई आपके क्षेत्र में देवल वाले इलाके में लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया है, तो आप ये जो लुटेरे हैं इनको दंडित कीजिए।
मगर दाहिर एक स्वाभिमानी शासक था, तो दाहिर ने मना कर दिया कि ये जो लुटेरे हैं, ये समुद्री डाकू हैं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, इनको दंडित करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो खलीफा उमर को क्रोध आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेज दी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर खलीफा चेंज हो गया है, माफ कीजिएगा। खलीफा यहाँ पर वालिद है। तो वालिद के समय पर ये पूरा घटनाक्रम घटा है। वालिद ने पत्र व्यवहार किया और दाहिर ने मना कर दिया। तो 1708 ईस्वी के आसपास ये घटना घटी है। तो इस समय खलीफा का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम है हज्जाज। तो हज्जाज के कालखंड की ये घटना है। और सिंध में राजा है दाहिर, ये हमने बात कर ली है। तो ये जो गवर्नर है, गवर्नर ने लुटेरों को दंडित करने और यानी खलीफा की ओर से जो बात रख रहा है वो है हज्जाज। तो हज्जाज ने दंडित करने को और पेनल्टी देने के लिए या हर्जाना देने के लिए मांग करी दाहिर से, और दाहिर ने साफ इनकार कर दिया। और इस प्रकार यहाँ पर फिर पहला आक्रमण होता है। ठीक, दाहिर ने ये मांग ठुकरा दी और 711 ईस्वी में उबैदुल्ला को भेजा। तो पहले कासिम से पूर्व में 710 की ये घटना थी, पूरा जहाज वाला जो ये कांड हुआ है। सॉरी, 708 की घटना है। और 711 में उबैदुल्ला को भेजा। उबैदुल्ला को दाहिर ने पराजित कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बुदैल को भेजा है समुद्री मार्ग से, यह भी पराजित हो जाता है और यह भी मारा जाता है। फिर उसके बाद आपका मीर कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये मीर कासिम यहाँ, मीर कासिम गलत टाइप हो गया है, मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और इसने देवल पर आक्रमण किया। 712 का अरबी आक्रमण या पहला सफलतम अरबी आक्रमण ये कहलाया। ठीक, और ये मोहम्मद बिन कासिम था कौन? इसी गवर्नर हज्जाज का भतीजा था। खलीफा का गवर्नर हज्जाज और हज्जाज का भतीजा या फिर दामाद मोहम्मद बिन कासिम। ये चल पड़ता है दाहिर को पराजित करने के लिए। तो जो रूट इसने तय किया था, ये मकरान होते हुए स्थल मार्ग से इसने देवल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इधर इसके साथ इसकी सेना में सीरिया और इराक के सैनिकों की टुकड़ी सम्मिलित हो गई। इधर मकरान का गवर्नर है, मुस्लिम गवर्नर हारून, हारून की सेना भी इससे मिल जाती है। ये दो ओर से यानी तीन ओर से यहाँ पर देवल पर आक्रमण हुआ है। इधर सीरिया, इराकी सैनिक, मकरान का गवर्नर हारून, इनकी सेना सम्मिलित रूप से एक ओर से आक्रमण करती है। और दूसरी ओर से भारत में जो सिंध वाले इलाके में जाट समुदाय था, जाटों, मेदों और बौद्धों, ये सभी ऐसे समुदाय थे, ऐसे भारतीय समुदाय थे जो कि राजा दाहिर से असंतुष्ट थे। और इस बात का पता जब इसको चलता है मोहम्मद बिन कासिम को कि आप देखेंगे यहाँ पिछला इतिहास देखेंगे, इससे पहले दो सेनाएं आ चुकी हैं, दोनों के कमांडर पराजित होके मारे जा चुके हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम भी यदि अगर सीधा अटैक करता तो वो उसकी भी पराजय निश्चित थी। लेकिन अब की बार उसने योजनाबद्ध तरीके से काम किया और कुछ ऐसे ठीक, कुछ ऐसी चीजें उसने तलाशी कि जिनकी वजह से या अंतर कलह उसने तलाशे कि कहीं से कोई ऐसा क्लू मिले, कोई ऐसे रास्ते हमें मिले जिनसे हम कुछ गुप्त मार्ग जिनसे हम लोग अटैक आसानी से कर सकते हैं और जीत सुनिश्चित कर सके। तो उन्होंने जाटों का पता लगाया, मेदों और बौद्धों, इनका इनका पता लगाया कि ये सभी समुदाय जाहिर से असंतुष्ट हैं और इनको अपनी ओर मिला लिया। इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे
सारी चीजें जो जो आपका दाहिर को पराजित करने की जो भी रणनीतियां थी, वो इन लोगों ने मिलकर के बनाई साथ में। तो इस प्रकार देवल नामक जो बंदरगाह है उसको जीत लिया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पर नेरुन नाम का व्यक्ति, नेरुन जगह है, यहाँ पर बौद्ध और ब्राह्मण राज्य थे। इसके बाद देवल के बाद जो अगला इन्होंने क्षेत्र जीता है, इन्हीं सेनाओं ने सम्मिलित रूप से वो नेरुन को जीता। नेरुन में बौद्ध समुदाय और ब्राह्मण समुदाय रहते थे। तो ये एक अन्य राज्य था जो कि दाहिर के ही सामंत, आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पर शासन कर रहे थे। अगला क्षेत्र दाहिर के ही राज्य का सेहवान इन्होंने जीता, जहां पर दाहिर का ही चचेरा भाई दाहिर के सामंत के रूप में या दाहिर के सरदार के रूप में शासन चला रहा था। ठीक है, दाहिर का चचेरा भाई बजहरा है इसका नाम, सॉरी, बजहरा नामक जगह का शासक है। वो सेहवान क्षेत्र को भी शासित कर रहा था। तो ये सेहवान वाला क्षेत्र जीत लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम देवल जीता इसने, उसके बाद फिर नेरून जीता, उसके बाद फिर सेहवान जीता। उसके बाद फिर यह विजय यात्रा इनकी आगे बढ़ती है। राबर या फिर रावर का युद्ध होता है 20 जून 1700, सॉरी 712 ईस्वी में। तो यहाँ पर सीधा सीधा मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर आमने सामने आते हैं, और दाहिर इस युद्ध में पराजित हो गया और युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त होता है। इसके बाद जब युद्ध समाप्त हो गया, तो इनकी जो विधवा है उनका नाम था रानी बाई। वो बड़ी वीरता से लड़ी, जिस प्रकार अन्य भारतीय शासकों की विधवाओं ने युद्ध किए हैं, वीरांगनाओं ने युद्ध किए हैं। तो बड़ी वीरता से लड़ी है, और जब ये असफल हो गई तो उन्होंने अन्य स्त्रियों के संग जौहर कर लिया। ठीक है, जौहर क्या है? अग्नि स्नान भी इसके लिए एक शब्द आया है। ठीक, तो अग्नि स्नान या फिर जौहर की प्रथा विशेषकर राजपूतों में बड़ी प्रचलित रही है। बाद के कालखंड में आप देखते हैं रानी पद्मावती ने जौहर किया है, अन्य कई ऐसे रानियां हुई हैं जिन्होंने युद्ध किया, और जब उनको अपनी पराजय देखी तो उन्होंने फिर जौहर या फिर अग्नि स्नान, या इसी को शाका भी कहते हैं, इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, शाका। तो इस प्रकार दाहिर का शासन समाप्त होता है। तो ये जो विजय है, इस विजय के, राबर विजय के पश्चात, राबर विजय के पश्चात कासिम ने ब्राह्मणवाद की विजय करी है। ब्राह्मणवाद एक अन्य क्षेत्र है। ब्राह्मणवाद को जीतने के लिए निकला, और ब्राह्मणवाद में जो राजा शासन कर रहा था उसका नाम है जय सिंह, और ये दाहिर का पुत्र है। तो यहाँ पर फिर से ब्राह्मणवाद में एक युद्ध लड़ा गया। एक और दाहिर का पुत्र है जय सिंह, दूसरी ओर कासिम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो राजमंत्री है जय सिंह का, वो कासिम के साथ में मिल जाता है। तो फिर से एक बार जयचंद की कहानी हम बहुत बाद में आकर के पढ़ते हैं, लेकिन हर राजसत्ता में या फिर हर राजा के कोई ना कोई जयचंद होते हैं। यहाँ भी इसका जो राजमंत्री है वो कासिम से जा मिलता है, और इस प्रकार जयसिंह को, जो कि वीरता से लड़ रहा था और शायद मोहम्मद बिन कासिम को पराजित कर पाता, लेकिन इसको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। फिर एक और पक्ष है इसी युद्ध के बाद का, दाहिर की एक और पत्नी है रानी लाड़ी। ठीक है, रानी लाड़ी और उनकी दो पुत्रियां, इन दोनों को जो इस्लामिक सेनाएं हैं, मोहम्मद बिन कासिम की सेना है, लगभग उसने संपूर्ण सिंध क्षेत्र को, या दाहिर का जो भी साम्राज्य था या जो भी राज्य क्षेत्र था, उसको पूरी तरीके से जब अपने कब्जे में कर लिया, पूरी तरीके से पद्दलित कर दिया,
तो उनकी दूसरी विधवा है रानी लाड़ी, और उनकी दो बेटियां हैं, इनको बंदी बना लिया जाता है। दोनों पुत्रियों के नाम क्या है? एक का नाम है सूर्या देवी और दूसरी का नाम है परमल देवी। तो सूर्या देवी और परमल देवी, इन दोनों को खलीफा सुलेमान की व्यक्तिगत सेवा के लिए भेजा गया। सेना इनको लेकर के चलती है। तो इसी के आसपास इस समय जो यहाँ पर खलीफा है, खलीफा कौन है? सुलेमान। सुलेमान का शासन चल रहा है इस्लामी जगत में। साथ ही साथ इसी दौर में मुल्तान की विजय होती है 713 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ ये एक जो कहानी है, इन दोनों को भेजा जाता है खलीफा की सेवा में, लेकिन ये दोनों फिर एक अलग स्टोरी है उसका। चलिए, आपके एग्जाम से कोई विषय संबंध नहीं है, तो उसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ने अपना रास्ते में अपना जो पूरे साम्राज्य को जो पद्दलित किया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उससे वो बदला लेती हैं। जैसे ही इनको दरबार में प्रस्तुत किया गया खलीफा के समक्ष, तो इन्होंने बोला कि हमारा जो सतीत्व है, उसको आपका यह सैन्य कमांडर जिसने हमें जीता है, वो पहले ही हमारे सतीत्व को नष्ट कर चुका है। और फिर बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बहुत क्रूरता से दंडित किया गया सुलेमान या खलीफा के द्वारा। और इन दोनों ने भी अपने अपने खंजर निकाले और वहीं आत्महत्या कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो खलीफा आप देखेंगे सुलेमान बनता है। इसके बाद वलीद का पुत्र सुलेमान। और इसके दौर में मुल्तान विजय हुई है। मुल्तान वाले क्षेत्र को जीत लिया गया है 713 ईस्वी में। और यहाँ पर अरबों ने इस समय अकूत सोना देखा। जब उन्होंने मुल्तान में अथाह संपत्ति या सोने के ढेर देखे, तो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए शब्द प्रयोग किया, स्वर्ण नगरी। चलिए, तो आज का जो पूरा टॉपिक है उसको हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे की चर्चा हम लोग कल, या फिर जो हमारी अगली प्रोफेशनल क्लासेस होंगी, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोग आधुनिक भारत के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल वाले सेशन में। सॉरी, अभी तो आज की दूसरी क्लास है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को।